नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्रिय सर डॉक्टर सतपाल सर के साथ सवालनामा के चर्चा में। जी हाँ, इस सवालनामा में आपके सवाल होते हैं और सर के जवाब होते हैं। और आज का जो सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एमए के फाइनल स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो अब फेस करने जा रहे हैं कि एमए के बाद अब क्या। इसी के संदर्भ में आज हम सर से बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने इसके लेकर के हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर से इस पे एक बार डिस्कशन करें, मार्गदर्शन मिल जाए तो हम लोग को अपने कैरियर के रास्ते में और आसानी हो जाएगी। सर स्वागत है। और मुझे भी लगता है सर, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थी के जीवन में ये जो अवस्था है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। और ये जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि इस अवस्था में जब गार्जियन से पूछा जाता है कि आपकी अब कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब क्या, और ख़ास करके जो सोशल साइंस के वो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो आइए आज शुरू करते हैं, ताकि इस जो चर्चा होगी, वार्ता होगी, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे उत्तर मिलेंगे आपके अनुभव से जो विद्यार्थियों को आगे उनके अपने कैरियर को आसान बनाने में मददगार साबित होगा। सर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मास्टर्स जिनका कंप्लीट हो रहा है इस बार, अब उनको क्या करना चाहिए, अब वो क्या करें? देखिए, एमए करने वाले दो तरह के लोग हो सकते हैं, दो तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं। यस सर। एक तो वो जो सोच समझ करके एमए किए होंगे, हाँ, कि उनको एकेडमिक में जाना है, उनको पीएचडी करना है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यस सर, ऐसा। दूसरे वो होंगे जो बिना सोचे समझे, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, हाँ, सोचा कि पीजी भी कर लेते हैं। पीजी भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि एक तो सोच समझ के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ज्यादातर होते हैं जो ग्रेजुएशन तक समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो सोचते हैं कि चलो मास्टर्स कर लेते हैं और कुछ मौका मिल जाएगा अपने कैरियर को समझने के लिए। तो सही कहा सर आपने। तो सर ऐसे में अब यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई कि एक तो सोच समझ के और एक बिना सोचे समझे हो गया मास्टर्स। तो मैं पहला पूछना चाहूंगा सर पहली कैटेगरी के बारे में, कि जिन्होंने सोच समझ के किया कि मैं मास्टर्स इस संदर्भ से, इस सब्जेक्ट से कर रहा हूँ, तो उनको अब क्या करना चाहिए? उसमें भी दो तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं। अच्छा। अगर उन्होंने एमए के दौरान ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया होगा, अच्छा। तो एमए की परीक्षा समाप्त होने के बाद वो प्रपोजल पे काम कर सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल सर। पहली बात जी। दूसरी बात, जितने भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आए पीएचडी के, जी। उनका फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। उनको यस सर। उनको माना कि एक्स और वाई यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी करना है, या वो पीएचडी एक्स और वाई यूनिवर्सिटी से ही करें। लेकिन पहले जहाँ का भी फॉर्म आए, पहले वो फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद वो वहाँ के प्रोसेस में भाग लें, वो सिलेक्ट हो जाएं, बिल्कुल सर। क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद छोड़ दें। हाँ। पीएचडी एक्स और वाई जगह से ही करें। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी एक बात बता दें, कभी कभी क्या होता है कि जिस एक्स और वाई जगह से वो पीएचडी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 2 साल वहाँ का फॉर्म ही नहीं आया, जी, ऐसा किसी कारणवश। बिल्कुल सर। या किसी कारणवश मान लीजिए वो सफलता नहीं मिली, तो क्या वो जेआरएफ फोल्डर होकर के क्या वो 1 साल अपना या 2 साल बर्बाद करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे में विद्यार्थी ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने जो भी कहा है ऐसा देखते हुए, समझते हुए कह रहे हैं कि विद्यार्थी मास्टर्स करने के बाद फिर जहाँ से मास्टर्स करते हैं उनका लगाव हो जाता है और वो चाहते हैं कि हम वहीं से उनका रिसर्च हो किसी के साथ, लेकिन उसी के लिए समय बर्बाद कर देना उचित नहीं होगा। तो वो कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि वो वहीं से करें। हाँ, करें वहीं से, लेकिन जहाँ पहले फॉर्म आए, बिल्कुल पहले फॉर्म तो भरें। अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो वैसे ही वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। कम से कम वो फॉर्म भरे। बिल्कुल सर। पहला कैटेगरी तो ये है विद्यार्थियों का, जी सर, जो एमए कर रहे हो। दूसरे वो हों जिनका नेट या जेआरएफ नहीं हुआ है। यस सर। तो वो प्रयास करें कि पहले, अगर उनका नेट नहीं है तो पहले नेट निकले, जिनका नेट है वो प्रयास करें जेआरएफ हो जाए। जी सर। और उसके बाद जब इनका नेट और नेट का एग्जाम खत्म हो जाता है, फिर ये प्रपोजल पे काम करना शुरू करें। या फिर उनको लगता है कि एक बार और
प्रयास किया जा प्रयास सकता किया जा सकता है। बिल्कुल है, सर। तो वो फिर प्रयास करने की दिशा में अपना जो है कि तैयारी करें। तो मैं सर उनके लिए, क्योंकि जेआरएफ होल्डर भी कई सारे ऐसे विद्यार्थी का अक्सर सवाल आता रहता है कि अब रिसर्च प्रपोजल, जैसा कि आपने कहा सर, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए या किन बातों का ध्यान रखते हुए रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए विद्यार्थियों को? देखिए, रिसर्च प्रपोजल बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है अच्छा। कि उसको फॉर्मूले पर रख दिया बन जाएगा। वो व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटी रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए, यस। इसके ऊपर एक दिन हम चाहते हैं कि चर्चा करें हम लोग, अच्छा। जिससे विद्यार्थियों को कुछ आइडिया मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो रिसर्च प्रपोजल का सवाल है इसको हम अलग से एक वार्ता करें और उनको अच्छे से समझाएं। सर ने जैसा कहा कि हम जल्द ही लेके आएंगे उस पर वीडियो। लेकिन अभी सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, पीएचडी तो एक रास्ता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मुझे लगता है कि अगर वो एमए कर चुके हैं और नेट उनके पास क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और वो जॉब ले सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो एमए प्लस नेट है। यस सर। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी एमए प्लस पीएचडी नहीं है। यस। तो अगर वो एमए पास है और उनका अगर नेट है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। जेआरएफ है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी अगर वो तैयारी करेंगे तो पूरी संभावना है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो नेट और जेआरएफ की तैयारी है उसी के मतलब डिफरेंट नहीं है, पैरेलल ही है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी उनको फर्स्ट पेपर जो नेट का देते हैं, हाँ, वो देना होगा, वही देना और हिस्ट्री भी देना होगा। हाँ, अगर हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री देंगे, या फिर जो भी अपने सब्जेक्ट के होंगे तो अपने सब्जेक्ट से। मैं तो हिस्ट्री की ही बात करूँगा। अच्छा जी सर। तो सही सर ने कहा कि जो बच्चे सोच समझकर अगर आए हैं तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल आप उस दहलीज पे आ चुके हैं कि एक कदम बढ़ाएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या रिसर्च में एडमिशन मिल सकता है। तो बस आपको अच्छे से नेट जेआरएफ की तैयारी, अगर आप नेट जेआरएफ नहीं है तो दम लगा के नेट जेआरएफ करिए, और नेट जेआरएफ की अगर तैयारी हो रही है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी उसी के साथ हो रही है, अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप नेट जेआरएफ और कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप उसको भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आपको उसके लिए। आप तैयारी करेंगे तो आपको जल्द ही 1-2 साल के अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगी, तो उनके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन सर अधिकांश विद्यार्थी ऐसे कैटेगरी के भी आते हैं जिनका मास्टर्स हो गया है, एक्चुअली वो ग्रेजुएशन और कॉलेज की दुनिया समाप्त ना हो, उन्होंने एक्सटेंशन किया 2 साल मास्टर्स करते हुए, लेकिन अब उनके साथ समस्या ये है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर सोच करके या हायर एजुकेशन में सोच करके मास्टर्स नहीं किया। अब उनके पास है कि मास्टर्स से आगे कोई ऐसी रेगुलर डिग्री नहीं है, अब उनको है कि कॉलेज छोड़ करके अब कंपटीशन का रास्ता, टीचिंग का कोई बीएड का, या अलग अलग जो है रास्ते, अब किधर जाना चाहिए, वहां पे वो काफी द्वंद में फंसे हुए हैं। उनको क्या करना चाहिए? अगर वो एकेडमिक में नहीं जाना चाहते हैं तो उनके पास कई रास्ते हैं। जैसे पहले वो पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के पीजीटी के एग्जाम के लिए बीएड अभी कुछ साल पहले तक अनिवार्य नहीं है सर। और इसके अलावा वो बीएड कर सकते हैं। हाँ, बीएड कर लेंगे तो पीजीटी के लिए भी उनके लिए शिक्षण में कई रास्ते, बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। बिल्कुल। पीजी उनके पास है जी, और ग्रेजुएशन और पीजी और साथ में बीएड है, तो बहुत सारी कई सारे रास्ते हो गई, पीजीटी की संभावना खुल गई, प्राइमरी टीचर की संभावना खुल गई कुछ जगह पे। बिल्कुल सर। इसके अलावा दूसरा वो कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जैसे एमएसडब्ल्यू का कोर्स कर सकते हैं, जैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनके पास ये भी ऑप्शन हो सकता है। पीजी के बाद वो स्पेशलाइज्ड कोर्स करके कोई स्पेसिफिक जो स्किल है डेवलप कर लें, उसके जरिए बहुत सारे जॉब और इंटर्नशिप के ऑफर मिलना शुरू हो जाता है, तो वो भी उनके पास एक बेहतर ऑप्शन है। और सर कॉम्पिटिशन्स की बात कि बहुत सारे अब यहाँ से सोचते हैं कि उनको अब क्या है कि एकेडमी कंप्लीट हो गई, अब वहाँ से कंपटीशन करना शुरू करते हैं, तो सर इनको अब क्या करना चाहिए कंपटीशन की तैयारी के लिए? जी सर, जो विद्यार्थी अब यहाँ से अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो या फिर वो कंपटीशन हो, उसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब उनके पास समय कम है, इसलिए वो सिंसियर होके, बहुत ही फोकस होके अपने जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उसका सिलेबस को अच्छे से समझें और उसके PYQ को अच्छे से देखें और उसके बाद लग जाएं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो मास्टर्स के बाद जो अभिभावक हैं घर से पूछते हैं कि अब क्या, तो उनको जवाब देने के लिए बहुत कुछ होता नहीं, तो ऐसे में उनको जो भी करना होगा बहुत अच्छे से करना होगा। सर, एक यहाँ पे जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा चैलेंज उनको फेस होता है अपने अभिभावक को, पेरेंट्स को कन्विंस कर पाना, क्योंकि बड़े संस्थान से जैसे खास करके BHU, JNU और इन सब जगहों से अगर अच्छे कॉलेज से या अच्छे संस्थान से पढ़ते हैं और पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटते हैं, तो उनके दिमाग में जो अभिभावक को होता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ खाली हाथ नहीं आएगा, मतलब कुछ लेके आएगा, ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्लेसमेंट वाली जो IIT और मेडिकल में होता है, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज में नहीं ऐसा मिल पाता। तो ऐसे में काफ़ी गैप होता है एक्सपेक्टेशंस का। यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनकी कुछ रियलिटी कुछ और है और जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये जो गैप है सर, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है या गैप को कम किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभिभावक जो है वो उनको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल। अभिभावकों के लिए, क्योंकि अभिभावकों के लिए कुछ कहना नहीं बन रहा है जी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर संघर्ष बड़ा करेंगे विद्यार्थी तो सफलता भी बड़ी मिलने की संभावना होगी। जी सर। लेकिन उस संघर्ष के लिए 3 सौ की जरूरत होगी विद्यार्थियों को। यस। श्रम, समय और संसाधन। और अभिभावकों को समय देना पड़ेगा विद्यार्थियों को, उनके श्रम को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और संसाधनों को उनको मुहैया कराना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें छोटा मकान बनाना हो तो हमको श्रम कम लगता है, समय कम लगता है, संसाधन कम लगता है। सही कह रहे हैं। अगर बड़ा मकान बनाना है तो श्रम अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा और संसाधन अधिक लगेगा। बिल्कुल सर। तो सर ने बातों बातों में ही बहुत बड़ा संदेश दे दिया है अभिभावकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी कि वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, और जो अभिभावक अगर देख रहे हैं या विद्यार्थी उनको दिखा सकते हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल छोटे मकान में कम समय लगता है, जल्दी हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों में मास्टर्स करने के बाद जो प्रेशर होता है पीयर प्रेशर का, कि कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन या इंटर के बाद ही अगर कोई वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उनका 2-3 साल ये कॉलेज में पढ़ रहे थे, उधर विद्यार्थियों को क्या था कि कंपटीशन निकल गया, कोई भी जॉब निकल गया XYZ, लेकिन अब वहां से जो कंपेयरिंग होने लगती है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो मुझे लगता है आपने जो मैसेज दिया सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि छोटा मकान कम समय में, कम संसाधन और कम श्रम में बन जाता है, लेकिन बड़ा मकान अगर बनाना है तो आपको श्रम, संसाधन और समय तीनों बड़ा देना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो मुझे लगता है कि सर ने कम शब्दों में और काफ़ी संक्षिप्त पूर्वक जो है एक मार्गदर्शन दिया है कि मास्टर्स करने के बाद अब क्या करें। तो तीनों तरह की कैटेगरी जो है सर ने बता दिया कि अगर आपने सोच समझ के किया है तो आपको कोई डरने की बात ही नहीं है। जिस भी कोर्स को या जिस भी सब्जेक्ट को आपने किया है उसी में आपने मास्टर्स कर लिया, अपने स्पेसिफिक स्किल्स को बढ़ाइए, और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू जा रहे हैं तो अपने जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल कोर्स हैं तो उनके पास नेट JRF और लेक्चरशिप वाला रास्ता है, उसमें अच्छे से लगे, सिंसियर होकर लगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सर ने ये भी बताया कि जो बच्चे नहीं सोच समझ के आए तो उनको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मास्टर्स किया है, आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ गई है बाकियों की तुलना में। तो अब अगर कंपटीशन में अगर आप जाते भी हैं ना तो आपके लिए आसान हो जाता है उस चीज़ों को पढ़ना, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना और आंसर राइटिंग करना। तो आप मास्टर्स किए हुए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहां आंसर राइटिंग की बात होगी, एक्सप्रेस करने की बात होगी, तो आपसे बेहतर कोई और नहीं होगा। इसलिए जो भी करें लेकिन अब सिंसियरिटी के साथ करें, बेहतर। धन्यवाद।